नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। तो चले दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों, आज की कहानी हमें जो भेजे हैं उनका नाम है प्रमोद। प्रमोद जी सहरसा जिला बिहार के रहने वाले हैं। ये जो घटना उनके साथ में घटी थी, साल था 2002 का। तो आखिर प्रमोद जी के साथ में ऐसा क्या हुआ था, आइए चलते हैं प्रमोद जी के शब्दों के द्वारा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम तो प्रमोद आप जान ही चुके होंगे। ये जो घटना बता रहा हूँ ना, आज भी उसके बारे में सोचता हूँ ना तो मेरी रूह कांप जाती है। आज भी वो डर मुझे सताता है। दोस्तों, वो शादियों का सीजन था। हम दो भाई थे। हमारे बड़े भाई शहर में नौकरी करते थे और घर पर मैं रहता था। खेती बाड़ी जो कुछ था सब कुछ मैं देखभाल करता था। अब मेरी जो उम्र थी उस टाइम लगभग 24 या 25 साल की रही होगी। मेरे पिता गुजर चुके थे, माँ भी गुजर चुकी थी। मेरे घर में बस भाभी और उनके बच्चे, बस छोटा सा परिवार था। लेकिन मेरे जो पिता थे ना, जब जिंदा थे, आसपास में कहीं भी गांव में शादी होती थी दूसरे गांव में, तो उनको निमंत्रण जरूर आता था। और हमारे घर में कुछ फंक्शन होता था तो पापा भी उनको निमंत्रण देके बुलाते थे। वो शादियों का सीज़न था। निमंत्रण हमें दो जगह से आया था और दोनों ही पापा का अच्छे मित्र के यहाँ से। मैं मना नहीं कर सकता था, जाना तो था, लेकिन एक ही रात को अब सब कुछ मुझे देखना था। मैं सोच में पड़ गया कि मैं किसके पास पहले जाऊं। आखिरकार मैं फैसला करता हूं और एक जगह पर सबसे पहले चल देता हूं। बिहार में जो हमारे यहाँ शादी होती थी वो रात में ही होती है। अधिकांश रात का काफ़ी लेट हो जाता है। बारात वारात आने में बहुत ही वक्त लग जाता है। मैं एक शादी से जब निपटता हूँ ना तो रात को 10 बज जाता है। और फिर वहाँ से मैं भागता हूँ अपने, मेरे पास में उस दिनों साइकिल थी, साइकिल चलाते हुए दूसरे गांव पहुँचता हूँ। लेकिन वहाँ पर भी बारात आ चुकी थी, बस जस्ती पहुँची थी। मैं संतोष का साथ लेता हूँ कि चलो मैं वक्त पर पहुँच गया। जो कुछ मिलना उलना था मैं सबसे मिलता हूँ और मैं वहाँ खाना वाना खा करके तब तक रात के करीब 11:30 बज चुका था। मैं उनसे विदा लेता हूँ कि मुझे अब घर पे जाना है। घर में कोई है ही नहीं, आपको तो पता ही है। भाभी रहती है, बच्ची रहती है और भैया तो शहर में है, नौकरी करते हैं। तब उन्होंने मुझे जाने का इजाज़त दे दिया और इसके बाद मैं अपने साइकिल पर सवार होकर के निकल चुका था। शुक्र था कि चांदनी रात थी। चांदनी रात में मैं साइकिल तेज तेज चलाता हुआ घर पहुंचने की कोशिश कर रहा था। अपने घर से मात्र बस 500-600 मीटर की दूरी पर मेरा एक बगीचा था। जब मैं बगीचे के पास पहुंचता हूं ना, तब मुझे कुछ दिखाई देता है। मैं देखता हूं कि बगीचे के अंदर में कुछ सफ़ेद कपड़े पहने हुए लोग बैठे हुए, जैसे कोई मीटिंग हो रही है। 10-12 लोग मुझे वहाँ पर दिखाई देते हैं। सफ़ेद कपड़ा अब उनका चमकता है। मैं साइकिल खड़ा कर देता हूँ। मुझे बड़ा ताजुब होती है कि ये मेरे बगीचे में कौन लोग हैं भाई। और वहाँ से थोड़ी दूर पर शमशान घाट था हमारे गांव का। मुझे एक संदेह हो गया कि कहीं कोई हमारे गांव का गुजर तो नहीं गया। लेकिन रात को शमशान में आने का कोई मतलब ही नहीं होता। शाम का हमारे यहाँ पर नियम है कि शाम जब सूरज अस्त हो जाता है, सूरज डूबने के बाद में अब शमशान में कोई लाश लेके क्यों जाएगा भाई। हमारे यहाँ पर ऐसा कोई नियम था ही नहीं। जो कुछ होना था अब तो सुबह में होना। लेकिन ये कौन लोग हुए भाई। मैं जब देखता हूँ साइकिल रोक कर के, समझ में नहीं आता है। 10-12 लोग बैठे हुए हैं जैसे मीटिंग कर रहे हो, तो आखिर ये कौन लोग हैं। मुझे उस वक्त समझ जाना चाहिए था। मुझे जान लेना चाहिए था कि वो लोग अब ऐसे नहीं हो सकते, वो इंसान नहीं हो सकते। अगर मैं उस जगह पर नहीं जाता ना, अपने घर लौट जाता, तब वो मेरे साथ में ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन मुझे संदेह का कीड़ा जो काट दिया था कि आखिर मेरे ही बगीचे में ये लोग क्यों इकट्ठा है। अब वहाँ से शमशान तो कुछ दूरी पर है, तब वो लोग वहाँ जाना चाहिए था। मैं शक में था कि कौन हो सकता है, कहीं मेरे पेड़ों का नुकसान तो नहीं पहुँचाने आए, कोई चोर उचक्के तो नहीं है। मैं इसी संशय में रह गया।
अब फिर मैं साइकिल खड़ा तो कर ही दिया था और इसके बाद मैं अब अपने बगीचे की तरफ चल देता हूँ। बिल्कुल पास में पहुँच जाता हूँ। उनकी अब बातचीत जो कर रहे हैं ना, मुझे सुनाई दे रहा है। अब वो बातचीत क्या कर रहे हैं मैं उस पर ध्यान नहीं दिया था। मुझे ये जानना था कि ये लोग बगीचे में कौन हैं, मेरे बगीचे में क्या कर रहे हैं इस वक्त में। मैं ये जानना चाहता था। मैं धड़ल्ले से पहुंच गया वहाँ पर। जब मैं उनके पास जाकर के खड़ा हो जाता हूँ ना, तो जो आपस में बातचीत कर रहे थे ना, उनकी बातचीत बंद हो जाती है और सब के सब उठ के खड़े हो जाते हैं। मेरी तरफ घूर के देखने लगते हैं जैसे मैं उनके लिए अजूबा हूँ। अब मैं तो बस ये जानना चाहता था कि भाई आप लोग कौन हो, अब मेरे बगीचे के रात के टाइम में यहाँ कौन सी ऐसी मीटिंग चल रही है। मैं बस इतना ही जानना चाहता था। मुझसे उनसे कोई सरकार नहीं था। लेकिन मैं उस जगह पर जा कर के खुद ही फंस चुका था। जैसे मैं वहाँ पर जाता हूँ, वो लोग उठ के खड़े होते हैं और सब बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरने लगते हैं। और उनमें से कई की आंखें चमक रही थी, कई के नहीं चमक रही थी और कई की आंखें मुझे चमकती हुई दिखाई दी। उस टाइम मैं समझ नहीं पाया और तब तक तो देर हो चुकी थी। वो लोग मुझे घेर कर खड़े हो गए। मैं उनसे कुछ सवाल पूछ रहा था कि आप लोग कौन हो, लेकिन वो लोग कोई जवाब नहीं दे रहे थे और अपना जैसे गोल घेरा बनाकर खड़े हो गए, जैसे मुझे अपने घेरे में वो लोग बंद कर दिए। मैं और गुस्से में हो गया कि देखो आप लोग मेरे बगीचे के अंदर में हो और ये सब कर क्या रहे हो, मुझे क्यों घेर रहे हो, तुम लोग कौन हो ये तो बता दो। मैं आप लोग से कोई दुश्मनी थोड़ी पाल रखा हूँ। अब मैं जानना चाहता था कि आप लोग कौन हो, बस यही मतलब है मेरा। लेकिन वो लोग अब कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, मुझे तो गोल घेरे में ले लिया था। हर पल जो घेरा था अब कम होता जा रहा था। तब मुझे खटका हो गया कि मैं तो यहाँ फंस गया हूँ। ये लोग इंसान तो जैसे दिख रहे हैं लेकिन इंसान नहीं है। मैं अब भागने की मूड में था, लेकिन भागूं कहाँ से। मुझे तो लगा कि मैं अब यहाँ से जिंदा ही नहीं बच पाऊँगा। मैं देख चुका था रंग ढंग वहाँ का। वो लोग बिल्कुल खामोशी से अब मुझे अब एकदम घेर के खड़े हो गए थे। हर पल उनका जो घेरा था छोटा होता जा रहा था। आखिरकार मैं चीखने लगा, चिल्लाने लगा, लेकिन उन पर जैसे इन चीखने चिल्लाने का कोई असर ही नहीं पड़ रहा था। जैसे अब उनको कोई मतलब ही नहीं है कि यहाँ क्या हो रहा है, क्या मैं चीखने चिल्लाने पर कोई मेरी मदद को आ सकता है, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन उनको अब ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। हर पल देखते ही देखते मैं उनके शिकंजे में फंस चुका था। तभी एक ने अपना लंबा हाथ बढ़ा करके मेरे गला को पकड़ लिया, हवा में उठा दिया। 2-3 फीट मैं हवा में झूल रहा था। अब ऐसा लगने लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। और फिर मुझे लगा कि मैं ऐसा ही मैं टंगा रहा ना तो मेरी मौत बिल्कुल पक्की है। लेकिन अभी मुझे ज़िंदा रहना था ना। जैसे मैं गया था अब शादी के फंक्शन में, अब वैसे ही कुछ गांव के लड़के भी अलग अलग गांव में गए थे। शादी बड़ा था ना उस टाइम, शादी का जो साया था बहुत ज़्यादा था, बड़ा उस दिन ऐसा ही था। और फिर वो कुछ लड़के जो थे ना पैदल आ रहे थे हमारे गांव के। जब मेरी वो चीख सुन चुके थे और शायद उनको अंदाज़ा नहीं था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है, उसी साइकिल के पास में जहाँ रोड पर मैं खड़ा किया था आकर खड़े हो गए। और वहाँ से बिल्कुल फासला नज़दीक था मेरे बगीचे का। वो मुझे मेरा नाम लेकर के चीखने चिल्लाने लगते हैं, कहाँ हो प्रमोद, कहाँ हो प्रमोद, जैसे वो मुझे देख नहीं पा रहे। जब वो शोर करने लगते हैं ना, तब जो मुझे हवा में टांग रखा था वो मुझे छोड़ देता है। मैं ज़मीन पर गिर जाता हूँ। अब इसके बाद उनमें से एक जो बूढ़ा होता है कहता है कि छोड़ दो, ये अपने आप मर जाएगा, इसे हमें मारने की ज़रूरत नहीं है, चलो सब यहाँ से हम चलते हैं। हम देखते ही देखते मेरे सामने से सब आप गायब हो चुके थे। मैं अभी ज़मीन पर गिरा हुआ एकदम डरी हुई हालत में था। मैं समझ गया था कि कोई इंसान नहीं है, ये सब भूत पिशाच वगैरह थे। मैं तो गलती से यहाँ पर पहुँच गया हूँ। मैं डरा हुआ था। लड़के आवाज़ दे रहे थे, अरे प्रमोद तुम हो कहाँ पर भाई, साइकिल तुम्हारा यहाँ पर है, नज़र नहीं आ रहे हो, बगीचे में क्या कर रहे हो। तब मैं जब उनकी आवाज़ कानों में पड़ता है ना, तब मैं भागते हुए वहाँ से अपना साइकिल के पास पहुँचता, पूरी कहानी बताता हूँ।
लड़के मेरे गांव के विश्वास नहीं कर पाते, कहते हैं नहीं, ये तुम झूठ बोल रहे हो, कहाँ है वो, अगर होते तो हमें दिखाई नहीं देते। मैं उनको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मेरे साथ में क्या गुजरा था। खैर मेरे उस रात तो मेरी जान बच गई थी, मैं सही सलामत अपने घर पहुंच जाता हूँ और अब मैं अपने परिवार को सब कुछ बताता हूँ। मेरे परिवार के लोग चिंतित हो जाते हैं। अब मेरे जो भाभी हैं वो बताती है कि भैया आपको उस जगह पर जाना नहीं चाहिए था, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं भाभी को समझाता हूँ कि मैं तो अनजाने में पहुँच जाता हूँ, मुझे तो ये मालूम नहीं था कि वहाँ पर भूत प्रेत ऐसे लोग हैं। और मैं अब ये सब बातें ख़त्म करके अब मैं सोना चाहता था, नींद मुझे लग रही थी। मैं भाभी से बोलता हूँ कि भाभी आप भी सो जाओ और मैं भी जा रहा हूँ सोने के लिए। मैं अपने कमरे में पहुँच जाता हूँ। हाँ, इसके बाद मैं सोता हूँ ना तो मुझे कुछ होश नहीं रहता है। सुबह जब उठता हूँ ना तो मैं बुखार से तप रहा था। भाभी आती है और मैं भाभी से बोलता हूँ भाभी मुझे बुखार लग गया है। भाभी मेरे बदन को छूती है, कहती है हाँ भैया बुखार तो लग गया, कोई बात नहीं, मैं दवाई मंगा लेती हूँ। अब इसके बाद दवाई डॉक्टर से आती है, दवाई खाता हूँ और जब तक दवाई का असर रहता है बुखार अब उतर जाता है और फिर उसके बाद बुखार चढ़ जाता है। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन जब बीत गया ना तब भाभी चिंता में दिखाई देने लगी और फिर कहने लगी कि भैया किसी अच्छे डॉक्टर से मिलना पड़ेगा, हाँ तुम्हारे भैया को बुलाना पड़ेगा, बुखार ज़्यादा ही हो रहा है, कहीं उस रात का असर तो नहीं है। लेकिन मैं भाभी से कहने लगी नहीं भाभी, उस रात का असर होता तो उसी रात सब कुछ हो जाता, ये कब, अब तो ये बुखार चढ़ा हुआ है, अब ऐसी को तो कोई बात नहीं। भाभी नहीं मानी। भाभी ने भैया को खबर किया। अब भैया 2 दिन के बाद में आ गए थे। मेरी भी चिंता अब उनको सता रही थी। मेरी हालत ख़राब थी, बुखार उतरने का नाम नहीं लेता था। जब तक दवाई का असर रहता था तब तक बुखार उतर जाता था। वो भी परेशान हो गए थे मुझे देख करके। डॉक्टर के पास हम अच्छे अच्छे डॉक्टर के पास जाने लगे, लेकिन इलाज का कोई असर दिखाई नहीं देता था। और तब किसी ने हमारे गांव को ही बताया, उसको भी पता था कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ था। उसने कहा कि हो सकता है कि उन भूतों का असर तुम्हारे भाई पर पड़ गया, तुम किसी ओझा तांत्रिक को दिखाओ। मेरे भैया पढ़े लिखे थे, भूत प्रेत पर विश्वास करते नहीं थे, लेकिन जब मेरे साथ में हादसा हुआ था ना तब उनको विश्वास होने लगा। अब मुझे एक ओझा तांत्रिक के पास लेके जाते हैं और तब ओझा तांत्रिक कहता है कि जल्दी आगे, नहीं तो अब तुम बच नहीं सकते थे। मुझे वो बात याद था जब वो एक बूढ़ा भूत मुझे बताया था, मुझे तो नहीं, उन लोगों से कहा था कि तुम इसको छोड़ दो, ये तो खुद ही मर जाएगा। मैं ये बात तांत्रिक बाबा को बताता हूँ और तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि वो भूत बिल्कुल सही कहा था, उन लोगों को मारने की जरूरत नहीं थी, तुम बुखार में तड़प तड़प करके अपनी जान दे देते और तुम्हें लगता कि तुम्हारे शरीर के अंदर बीमारी आ गई। बीमारी नहीं, उन्हीं भूतों का साया तुम्हारे अंदर प्रवेश किया हुआ था। और इसके बाद मेरा इलाज शुरू हो गया था। 3 दिन मुझे आना पड़ा और 3 दिन के बाद जो बुखार था ना मेरा उतरता चला गया और उसके बाद बुखार नहीं लगा। लेकिन तांत्रिक बाबा ने मुझे एक रक्षा कवच बना के दिया था। ये रक्षा कवच अपने गले में डाल के रखना और देखना उस जगह से अब बच के रहना। रात के टाइम उस बगीचे में जो तुम्हारा है वहाँ जाने की कोशिश मत करना। मैं जब सही हो गया था ना तब मैं तांत्रिक बाबा के पास गया था। मैं उस रात की मतलब समझना चाहता था कि आखिर वो लोग थे कौन। तब तांत्रिक बाबा बताए कि तुम्हें इस चक्कर में क्यों पड़ना है भाई, अरे तुमने मान लिया ना वो भूत प्रेत थी तो भूत ही प्रेत थी, इतनी गहराई में तुम मत उतरो, तुम्हारी जान बच गई ना, बस इसी की खुशी मनाओ। मैं आज तक जान नहीं पाया हूँ कि 10-12 जो लोग थे आखिर वो सफ़ेद कपड़े में कौन थे और उस जगह पर कौन सा मीटिंग चल रहा था, जबकि वहाँ पर शमशान काफ़ी दूरी पर था, मेरे बगीचे से काफ़ी दूरी पर था, सटा हुआ भी नहीं था। तो आखिर मेरे बगीचे में वो सब चल क्या रहा था, आज भी एक पहेली की तरह रह गया है और उस पहेली को मैं अब अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। तो दोस्तों ये थी प्रमोद जी की भेजी हुई कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आप मुझे बताना चाहते हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम मेरे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी कहानी को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है,
तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए। फिर हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।